बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक को पढ़ने के दो तरीके हैं, दो तरीके से बताएंगे। एक तरीका जो पहले बताएंगे जो बुक वाला तरीका है, फिर एक दूसरा तरीका भी बताएंगे। अगर आपको पहला तरीका समझ में नहीं आता तो दूसरा वाला जरूर देखना, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पहला जो तरीका है वो थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन उससे भी मैं आसान तरीके से ही बताऊंगा। दूसरा वाला जो तरीका है वो बिल्कुल सरल है, बहुत ईजी है, ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फॉर्मूला भी निकाला। क्या फॉर्मूला आया? फॉर्मूला आया E = KQ/R²। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आता है? R कैप। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे किसी Q चार्ज के कारण वो किस तरफ होगा? R की डायरेक्शन। जैसे ये कोई Q चार्ज है और ये कोई पॉइंट है P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? या तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। समझ में आ गया? अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली लेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो डायरेक्शन ये वाली लेंगे। तो दोनों ही डायरेक्शन कैसी हैं? R की डायरेक्शन। तो हम दोनों के लिए क्या यूज कर सकते हैं? R कैप। ये जो K है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। अगर मीडियम वैक्यूम है तो कोई दूसरा मीडियम है तो यहाँ पे ε0 × εr भी आ जाएगा। ये हमने पढ़ लिया पिछले टॉपिक में। आज हम पढ़ेंगे अगर एक से ज्यादा आवेश हो, बिंदु आवेश एक से ज्यादा हो, बहुत सारे पॉइंट चार्ज हों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, कैसे निकालेंगे? तो देखो, मान लो कि दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, और वो Q1 और Q2 कहाँ है? तो ये हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लो ये Q1 चार्ज इस जगह पर है और Q2 चार्ज इस जगह पर है। इस Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर ये x डायरेक्शन है, ये y एक्सिस, ये z। इस Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है? तो इसे हम मान लेते हैं R1 वेक्टर। ऐसे ही Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या है? तो इसका हम मान लेते हैं R2 वेक्टर। एक तीसरा आवेश भी हमें दे रखा है, तीसरा बिंदु आवेश है परीक्षण आवेश, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे ये Q0 आवेश है परीक्षण आवेश और किसी पॉइंट P पर रखा है, तो इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो ये जो Q0 आवेश है इसका स्थिति सदिश कितना है? तो इसका स्थिति सदिश है R0 वेक्टर। अब इस परीक्षण आवेश Q0 पर इन दोनों आवेशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? Q0 आवेश किस जगह पर है? पॉइंट P पर। कैसे निकालेंगे हम? तो ये जो तीनों ही चार्ज हमने लिए हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव हैं, धनात्मक आवेश है, तो मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? पॉइंट की तरफ। तो यहाँ ये Q1 चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किस तरफ होगा? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E1, तो उस E1 की डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो E1 की डायरेक्शन होगी इस तरफ। समझ में आ गया? अब ये जो Q2 चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? क्योंकि ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, बल किस तरफ लगाएगा? इस तरफ लगाएगा। ये दोनों भी पॉजिटिव है तो ये भी इस पे बल किस तरफ लगाएगा? इस तरफ। तो वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के तरीके से समझ लो, क्योंकि ये धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरफ जाएगी? बिंदु की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस तरफ। इस तरह से Q2 आवेश का विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा? तो ये भी P की तरफ होगा, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? ये होगी। ठीक है, E2 वेक्टर। तो दो विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं Q0 पर। अगर हमसे कोई पूछे कि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हम बोलेंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों का सदिश योगफल। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर क्या होगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, सदिश योगफल करेंगे।
इस सदिश योगफल को जब एक ही तरह की भौतिक राशियों को जोड़ते हैं, सदिश राशियों को, तो इसे हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। ये जब हम विद्युत बलों का मान निकालेंगे तब भी आएगा, जब बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल की गणना करते हैं तब भी उसमें भी आता है। यहाँ पे हमने दो ही आवेश लिए हैं तो E1 प्लस E2 हो गया। अगर एक और तीसरा आवेश होता तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर हो जाता है। इस तरह से अगर n आवेश होते तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस En वेक्टर तक होता है। अभी हमने दो ही आवेश लिए हैं तो इसको क्या मान लेंगे हम? इक्वेशन 1। अब E1 वेक्टर की वैल्यू तो हम लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर बराबर। अब E1 की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि E का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है? K Q अपॉन R स्क्वायर। Q की वैल्यू तो Q1 है लेकिन R की वैल्यू कितनी है? तो ये जो डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? R। अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 1 से 0 की तरफ, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 0 1, क्योंकि डायरेक्शन लेनी है हमें तो इसे कैप लगा देंगे। तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? R01 कैप। ऐसे ही इन दोनों आवेशों के बीच जब दूरी निकालेंगे तो ये क्या है? 2 से 0 की तरफ, तो इसे क्या बोलेंगे हम? R02 कैप। तो ये इन दोनों के बीच की दूरी होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर बराबर क्या होगा? K Q1 अपॉन R01 स्क्वायर इंटू R01 कैप। अब Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है? E2 वेक्टर। तो हम डायरेक्ट लिखते थे E2 वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी? K Q2 अपॉन R02 स्क्वायर डॉट R02 कैप। ये E2 की वैल्यू और वो E1 की वैल्यू। समीकरण 1 से परिणाम, तो रिजल्टेंट क्या होगा? परिणामी होगा E वेक्टर बराबर K Q1 अपॉन R01 स्क्वायर डॉट R01 कैप प्लस K Q2 R02 स्क्वायर डॉट R02 कैप। समझ में आ गया? हम चाहें तो इन दोनों में से K कॉमन ले सकते हैं। ये तो हुई दो आवेशों की बात। अगर n आवेश होते तो यही फॉर्मूला कहाँ तक होता? n तक होता। तो उस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्योंकि इसे साफ कर देंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कि अगर हमारे पास इसी तरह से n चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होगा? n आवेशों की निकाय के कारण, तो उसके लिए हम E वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे K Q1 अपॉन R01 स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस डॉट 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 प्लस K Q1 अपॉन R0n कैप। ये वैल्यू आएगी n आवेशों के निकाय के लिए। समझ में आ गया आपको? ये तो होगा ये एक तरीका। अब हम दूसरे तरीके से देखें। अगर किसी की ये तरीका समझ में नहीं आया हो तो हमारे पास एक सिंपल तरीका भी है जिससे हम यही फॉर्मूला n आवेशों के निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखिए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है, मान लो हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 और Qn। ये सभी चार्ज मिलकर, क्या हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं? Qn। ये सभी चार्ज मिलकर एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं।
कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P। इस पॉइंट P Q1 से डिस्टेंस कितनी है, तो हम बोलेंगे R1। Q2 से डिस्टेंस कितनी है, R2। Q3 से डिस्टेंस R3। इसी तरह से Qn से डिस्टेंस कितनी है, Rn। तो सबसे पहले हम Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लिखेंगे Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, KQ/R²। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, R के। बस ये फॉर्मूला याद रखो। Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E1 क्या होगा, KQ1/R1²। डिस्टेंस कितनी है, R1। चार्ज कितना है, Q1। चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, R1 के, ये E1 हो गया। अब Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर कितना आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं E2 वेक्टर KQ2/R2², R2 के। अगला इसी तरह से Qn के कारण विद्युत क्षेत्र Qn के कारण P पर विद्युत क्षेत्र En वेक्टर क्या है, KQn/Rn², Rn के। अब P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र रिजल्टेंट क्या होगा, क्षेत्र। इससे अध्यारोपण के सिद्धांत से थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण को कहते हैं सुपरपोजिशन। अगर एक ही जैसे वेक्टर को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसके लिए होगा, यहाँ पे क्या होगा, E वेक्टर इक्वल टू होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस सो ऑन En वेक्टर। सभी की वैल्यू हमारे पास है, तो इसे मैं साफ कर देता हूँ। इन सभी की वैल्यू जो हमने निकाली है उसे हम यहाँ से लिख सकते हैं, लिखेंगे तो E की वैल्यू क्या आएगी, KQ1/R1² R1 के प्लस KQ2/R2² R2 के प्लस KQn/Rn Rn। ये आया फॉर्मूला एन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक सिस्टम के इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें से अगर हम चाहें तो K कॉमन ले सकते हैं और इसे छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सिग्मा के फॉर्म में। वो कैसे लिखना है वो भी देख लो। अगर इन सभी में से हम K कॉमन लें, E वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, KQ1/R1² R1 के प्लस Q2/R2² R2 के प्लस Qn/Rn² Rn के। अब ये सभी टर्म एक जैसे हैं और सब क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो जोड़ने के लिए हमारे पास एक और साइन डी है, प्लस का भी है, और दूसरा साइन है सिग्मा। सिग्मा का मतलब है जोड़ना। किसको जोड़ना है हमें, एक जैसे टर्म्स को। कौन से टर्म है, Q/R वाले, जिनमें R कैप लगा हुआ है, लेकिन सबका नंबर अलग अलग है। तो हम सभी नंबर तो यहाँ नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे यहाँ I। तो I की वैल्यू क्या है, 1 2 है। ये आ गया सिग्मा वाला फॉर्म। समझ में आया आपको। तो अगर आपके पिछला वाला तरीका समझ में नहीं आया हो तो हम इससे भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें वही लिखना है या ये लिखना है। समझ में आ गया आपको। तो अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। ये चीज कॉमन है दोनों में, ठीक है।